चलो एक क्लास पढ़ाया था इस पे मैंने। आज जो है ना हमारा दूसरा क्लास है, तो एक बार फटाफट रिकैप्चुलेट कर लेते हैं लास्ट क्लास क्या पढ़ा था हमने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ क्विकली। शेयर्स क्या होता है भैया? शेयर्स हमारा यूनिट कैपिटल ऑफ द कंपनी होता है। मतलब कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक एक पार्ट को बोलते हैं क्या? शेयर्स। ठीक है। और भी छोटा और भी डिफरेंट तरीके से समझने का है। अगर मान लो तो समझ लो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है। अब इस ज़मीन के टुकड़े में डिफरेंट पार्ट्स कर दिया, समझो। ठीक है। और ये 1000 स्क्वायर फीट का है, तो मान लो 10-10 स्क्वायर फीट के पार्ट कर दिया, पर एक एक स्क्वायर फीट का कर दिया, ये क्या हो गया? एक एक शेयर, ऐसा। ठीक है। तो शेयर क्या हो गया? यूनिट कैपिटल ऑफ द कंपनी। यूनिट कैपिटल का मतलब सर टोटल शेयर कैपिटल का एक हिस्सा, बोला एक शेयर। शेयर का हिंदी क्या होता है? हिस्सा। हिस्सा मतलब टोटल कैपिटल में आपका कितना हिस्सा है। अगर मान लो आपने एक शेयर बाई किया है तो टोटल कैपिटल में आपका कितना हिस्सा है वो डिसाइड करता है। ठीक है। अच्छा, शेयर जो होता है उसके फेस पे एक वैल्यू चिपका होता है। आप बोले भैया फेस पे कैसे वैल्यू चिपका होता है? सुनो, पहले के जमाने में ना शेयर का सर्टिफिकेट होता था। जैसे मान लो तुमने शेयर खरीदा मेरी कंपनी का, तो मैं एक सर्टिफिकेट दूंगा। आजकल ये सब है नहीं। आजकल तो शेयर डीमैट फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खाली नंबर्स होता है, ऐसे सच में तो कुछ है भी नहीं। ठीक है। जैसे कैसे क्रिप्टो करेंसी होता है, दिखाई देता है क्या? लेकिन है। ठीक है। जैसे तुम लोग के अंदर क्या बदमाशी है, दिखाई देता है क्या? नहीं, लेकिन है। तो कब दिखाई देता है? जब तुम लोग को लगता है आप तो भाई टीचर नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? आज तो गलत बोल रहे हैं क्या? हम कभी गलत नहीं बोलते, अपना कभी गलती नहीं मानता, ठीक है। लेकिन हम लोग दोनों अपनी जगह सही है। सुनो, तो अभी क्या होता है, शेयर एक मिनिमम वैल्यू से रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है। अच्छा, फेस वैल्यू 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, कुछ भी हो सकता है। तो फेस वैल्यू डिसाइड कैसे होता है? तो सरकार का एक जो कानून है, उस कानून के हिसाब से फेस वैल्यू डिसाइड होता है। तो फेस वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, जनरल वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, याद रहेगा ये बात। अच्छा, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी का मतलब क्या हो गया? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू। जैसे मान लो कंपनी ने बोला कि भाई देखो हमारे पास 10,000 टुकड़े हैं, 10,000 पार्ट्स हैं। जैसे मतलब मैंने बोला कि ये जो लैंड है इसके 10,000 पार्ट्स हैं। ठीक है। और एक पार्ट का दाम है 1 रुपया, तो टोटल लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000 रुपये हो गई ना। वैसे कंपनी बोला कि 10,000 टुकड़े हैं और एक टुकड़े का दाम है 10 रुपया, तो टोटल टोटल टुकड़ों की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। ठीक है। तो कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख। याद रहेगा ये चीज? ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर में हमने कितना पढ़ा? 3 तरह का शेयर, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस और तीसरा डीवीआर। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि भैया देखो सबसे पहले ना प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन पढ़ना, क्योंकि इक्विटी शेयर का डेफिनेशन क्या है? दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स। तो बताइए प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? दो शेयर्स विच है प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब प्राथमिकता, मतलब प्रायोरिटी। ठीक है। हाँ, कि तुम्हारे लाइफ में किसकी प्रायोरिटी? से मेरे लाइफ में टोपी की प्रायोरिटी है। ठीक है। जिसका जिसका बर्थडे का टोपी पहना देंगे। तो केक लाओ ना जो रबड़ का केक बना हो। ठीक है। अरे सबका बर्थडे मनाएंगे ना, हर महीने में मनाएंगे एक बार। अब सचमुच केक में 500 रुपये लगेगा, समझ रहा है? तो रबड़ का केक रहेगा तो क्या रहेगा, उसे काट लो, एक टोपी पहन लो, हैप्पी बर्थडे से बोल लेंगे अपने। ठीक है। फिर वैसे केक का जो कटा हुआ पार्ट रहेगा वैसा चिपका देंगे, हो गया। तो डमी देखो कोई बना के दे तो बढ़िया, ये बढ़िया आइडिया, समझ रहे हैं? बोले मेरा बर्थडे ऐसा नहीं होना, हम रबड़ का केक से नहीं होना, तुम टायर का केक से बना लेना बर्थडे। रबड़ केक से नहीं बनाना है तो टायर महंगा पड़ जाएगा। अरे वो वाला टायर नहीं, साइकिल का टायर जो बहुत साल से पड़ा हुआ पानी में, उसी को वो ठीक रहेगा। नहीं नहीं, वो भी ठीक नहीं रहेगा। ठीक है। आओ हम बताते हैं कौन सा टायर। ठीक है, पहले इसके बाद देखते हैं। प्रेफरेंशियल्स क्या हो गया? दोज शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल, अच्छा राइट का मतलब क्या समझाया था? अधिकार। क्या? अधिकार। प्रेफरेंशियल का मतलब पहला अधिकार। ठीक है। तो दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर, ओवर मतलब किस पर? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड का पेमेंट करेंगे उस टाइम पर पहला अधिकार किसका होगा? प्रेफरेंशियल वालों को। ठीक है। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी डूब रही होगी, बंद रही होगी वो कंपनी, उस टाइम पर जब पैसा वापस करेंगे सबसे पहले अधिकार किसका होगा? प्रेफरेंशियल वालों का। तो प्रेफरेंशियल होल्डर कौन हो गया सर? वो प्रेफरेंशियल मतलब वो शेयर जिस पर कंपनी, आई मीन प्रेफरेंशियल होल्ड, प्रेफरेंशियल का मतलब वो शेयर इन विच प्रेफरेंशियल राइट किसके ऊपर? डिविडेंड के ऊपर में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर में। ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। तो जिन शेयर्स का ये प्रेफरेंशियल राइट नहीं होगा, जैसे एग्जांपल में समझाया भी था, कौन सा एग्जांपल था?
देखा, ये लोग एग्जाम्पल भी नहीं याद रहता है, ठीक है। तो जैसे मेहमान है, मेहमान तुम्हारे घर में आया, क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर के तौर पे, प्रेफरेंशियल राइट, मतलब जैसे तुम्हारे बुआ का लड़का आया, मौसा का लड़का आया, ठीक है, तो उसको पहले खाना देना होगा, उसको पहले सबको। देखो बोतल चला के मार देगी वो, ठीक है, उसको तुम हल्का मत समझो। 2 दिन पहले आंधी आया था, उसके घर वाला लोग मतलब बांध के रखा था खिड़की से। एक दिन संजोग से मिलवाएंगे तुम लोग, तब इतना ज़्यादा, इतना मुंह छोटा हो जाएगा। एक तो बंदा देखने में बहुत हैंडसम है, ऊपर इतना पढ़ा लिखा, अब बोलता है वो सॉफ्टली है, ठीक है। चलो खैर, प्रेफरेंशियल का मतलब दो शेयर्स विच आर प्रेफरेंशियल राइट ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, या फिर कोई भी अगर मान लो बाहर से रिश्तेदार आया, उसको पहला प्रेफरेंस देना पड़ेगा, सबसे पहले खाना, उसको उसका देखभाल करने जाएगा, बोलेगा अरे ये लोग कुछ करता ही नहीं है ना, होता है ना। हाँ, मान लो तुम और तुम्हारा जो बुआ का लड़का 10 दिन के लिए रहने के लिए आया, तो तुमको भले एक रोटी कम मिले, उसको एक रोटी कम नहीं मिलना चाहिए, उसको खिला के उल्टी करा देंगे चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, बोले यार कम दी थी मामी खाने के लिए, समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेफरेंशियल राइट का मतलब प्राथमिक अधिकार रहेगा डिविडेंड पेमेंट पर, और जब कैपिटल, जैसे मतलब रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का एग्जांपल दिया था, झगड़ा होगा तुमको तुम्हारे में भेज देगी, जा लड़ के आओ, उसको भेजेगी क्या, उसको नहीं, लग गया तो बोलेगा अरे भाई मेरा बेटा को भेज दिया लड़ने के लिए आप, हाँ समझ रहा है ऐसा। नेक्स्ट, तो इक्विटी शेयर्स मतलब दो शेयर्स विच आर दो, इक्विटी का मतलब क्या, दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, ये सब डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है, कंपनी लॉ में, तो कोई भी इसको गलत तो ऐसे बोल भी नहीं सकता, कंपनी लॉ में लिखा हुआ 2013, ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस, अच्छा दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझाया, दो शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट और पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये दो चीज हो गया। उसके बाद तीसरा शेयर्स में डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या समझाया था, जैसे देखो उस दिन बताया था, घर में कोई भी चीज होगा, कोई भी बड़ा चीज होगा, छोटा चीज होगा, उस पर तुम्हारा डिसीजन वैलिड रहेगा। तुम्हारा जो रिश्तेदार आया उसका डिसीजन तुम कभी सुनोगे क्या, ठीक है वो बोल दिया सुन लिया, लेकिन करोगे वही जो तुम लोग घर का डिसीजन होगा, है ना। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर वाले कौन होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, तो कंपनी का कोई भी चीज में सबसे पहले वोटिंग करने का अधिकार किसको होगा, इक्विटी वालों को। अच्छा, टाटा कंपनी ना 2008 में ना एक शेयर इशू किया, उसको बोला डीवीआर है, मतलब अलग तरह का शेयर है, मतलब कहता नहीं क्या उसमें किया, उसको बोला कि देखो जैसे तुम्हारा वोटिंग का राइट कितना है, 1 गुना, ठीक है, जैसे मान लो उसका रेट कितना हुआ, 10 गुना। जैसे मान लो दो भाई है घर में, ठीक है, एक का सैलरी है 1 करोड़ रुपया, ठीक है, और एक का सैलरी है 1 रुपया, मेरे को बताओ वोटिंग राइट किसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, 1 करोड़ वाले का, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ठीक है। जैसे दो दोस्त है, एक के पास मर्सिडीज बेंज है, एक के पास बैलगाड़ी है, किसका वोटिंग राइट ज्यादा, किसके पास लोग ज्यादा चिपकेंगे जाकर के, ठीक है, लेकिन चिपकना चाहिए किसी बैलगाड़ी वाले के पास में, वो एकदम बिंदास आदमी रहेगा। अच्छा, ठीक है, सुनो, अब क्या है कि डिफरेंशियल वोटिंग रेट का मतलब क्या है, नॉर्मल शेयर्स, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स का वोटिंग रेट होगा अगर एक, तो डिफरेंशियल वोटिंग रेट वालों का इक्विटी, डिफरेंशियल वोटिंग रेट वाले इक्विटी शेयर का वोटिंग कितना होगा, 10, 12, 20, 25, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसा कंपनी बोलेगी वैसा। सर ये क्या क्वेश्चन इस पे आ सकता है क्या, यस आ सकता है। सबसे पहले ये सब काम टाटा कंपनी ने किया था। नाउ वोटिंग राइट्स का मतलब क्या होता है, फिर वोटिंग राइट्स का मतलब होना क्या चाहिए, मैंने बोला कि कोई भी कंपनी का काम होगा, उस पर होने वाला कोई भी डिसीजन होगा, उस वो डिसीजन हमेशा वोटिंग राइट्स के थ्रू क्या होगा, गवर्न होगा। जैसे मान लो कंपनी को कोई एसेट खरीदना 4,000 करोड़ का, तो वो एसेट कंपनी अपने से नहीं खरीद सकती, कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहेंगे, शेयर होल्डर रहेंगे, वो उस पर ठप्पा लगाएंगे, भाई ये एसेट खरीदना चाहिए, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। जैसे मान लो कंपनी को लोन लेना है 1 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, या फिर कंपनी को कोई कहीं पे नया प्लांट डालना है, कहीं पे नया फैक्ट्री डालना है, तो उन सब के पे डिसीजन जो होगा कैसे होगा, शेयर होल्डर के थ्रू होगा। या कंपनी को मान लो एमडी को चेंज करना है, तो शेयर होल्डर के थ्रू डिसीजन होगा, ठीक है। ये सब जो छोटा छोटा डिसीजन होता है वो शेयर होल्डर के थ्रू होता है। तो इसमें कौन सा शेयर होल्डर जो वो डिसीजन के लिए वोटिंग करता है, जो इक्विटी वाला होगा वो। प्रेफरेंस वाले के पास वोटिंग है क्या, नहीं है। डिबेंचर वाले के पास वोटिंग राइट होता है क्या, नहीं होता है, वो तो लोन देने वाला है, ठीक है। लेकिन इन लोगों के पास वोटिंग राइट, प्रेफरेंस वाले के पास वोटिंग राइट कब आएगा, जब इनके अधिकारों का हनन होगा, ठीक है। मतलब
तुम्हारे जो रिश्तेदार आए हैं उनका वोटिंग राइट नहीं है तुम्हारे घर का डिसीजन में, लेकिन अगर मान लो उनके अधिकारों का खाना खाना नहीं दिया जा रहा है उनको, ठीक है, बाहर सुला रहे हैं, मार बारिश हो रहा है, भीग रहे हैं, सुला रहे हैं, ठीक है, वहीं गाय है बगल में सुला दिए हैं, गाय भी अपना मतलब जो भी है, ठीक है, तो ये सब क्या है, अधिकारों का हनन है, तब वोटिंग करेंगे वो, नहीं हमको घर में सुलाइए, तब झमेला होगा ऐसा। आ जाओ नेक्स्ट। अभी क्या था, इक्विटी शेयर का कोई टाइप होता है क्या सर? इक्विटी शेयर का कोई टाइप ऐसा नहीं है, दो टाइप का इक्विटी शेयर होगा, एक नॉर्मल एक डीबीआर वाला, बस और कुछ नहीं। प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स होता है सर बहुत सारा। पहला डिविडेंड क्यूमुलेशन के बेसिस पे, जैसे प्रेफरेंस शेयर वाला को क्या मिलता है, डिविडेंड, और डिविडेंड एक्यूमुलेट होगा उसके बेसिस पर दो तरह का होता है प्रेफरेंस शेयर। पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होगा, जैसे कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसको डिविडेंड मिलना है, जिसको डिविडेंड मिलना है लेकिन कंपनी के पास प्रॉफिट पर्याप्त नहीं हुआ, मतलब सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, उस टाइम पर डिविडेंड उसको पेमेंट नहीं करेगी। अगर वो शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला हुआ तो अगले साल जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इस साल और अगले साल का मिलाकर डिविडेंड उसको दे देगी। अगर नॉन क्यूमुलेटिव वाला हुआ तो अगले साल जाएगी तो वो डिविडेंड मांगे तो कंपनी बोलेगी देखो पिछले साल का डिविडेंड लैप्स हो गया, इस साल का डिविडेंड ले लो। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले जो होते हैं उनको डिविडेंड एक्यूमुलेट होके मिलता है, मतलब एरियर का डिविडेंड भी मिलता है, एरियर माने ड्यू, ड्यू डिविडेंड भी मिल जाएगा, ठीक है। जो नॉन क्यूमुलेटिव वाले होंगे उनको ड्यू डिविडेंड यानी एरियर डिविडेंड का पैसा नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे मान लो हमने तुमसे 1000 रुपया लिया, उस पर तुम 10 रुपया ब्याज लेते हो हर साल का, ये साल बीत गया मैंने तुमको ब्याज नहीं दिया, अगले साल तुम 20 रुपया ब्याज लोगे ना, इस साल का उस साल का मिला करके। मैं बोलूंगा जब पिछले साल तो बीत गया पैसा नहीं दिया, वो ब्याज लैप्स हो गया, मतलब नहीं अब लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। लेकिन यहां पर ऐसा होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी का तो कंपनी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देगी ही नहीं देगी। पहली बात ये है, ये भी बात याद रखने का है, ठीक है। कभी इंटरव्यू पूछ देगा, इंटरव्यू वगैरह में पूछता है ऐसे, क्या प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी को प्रेफरेंशियल होल्डर वालों को कंपल्सरी डिविडेंड देना है क्या? भाई लॉस है, डिविडेंड कहां से देंगे, पैसा ही नहीं हुआ। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहां से देंगे उसको, लॉस लोगे क्या? बोले नहीं हम नहीं लेंगे। एक बात बताओ, तुम्हारे घर का दुख तकलीफ तुम्हारे रिश्तेदार झेलेगा क्या? नहीं झेलेगा। वो देखा दुख आया, बोले हम जा रहे हैं, हम बहुत दिन हो गया गठरी वठरी बांध रहे हैं, लेकिन तुम झेलोगे ना, तुम कौन हो, इक्विटी वाले हो, समझ गया? तो अभी अच्छा वो लॉस झेलेगा ही नहीं, लॉस झेलेगा नहीं, वो खाली प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, ठीक है। मतलब ही यार है, समझ रहा? तुम खर्चा करेगा तो साथ में रहेगा तेरे, खर्चा नहीं किया है कौन है नहीं जानते, जाओ ऐसा याद रहेगा ना ये चीज, प्रैक्टिकल में भी याद रखना, ठीक है। नहीं बोलो तो कुछ लाइफ एग्जांपल भी दिया जाए तुमको। आओ कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। अच्छा क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होगा, फिर से एक लाइन में बोलना, तो क्यूमुलेटिव मतलब जिनका एरियर डिविडेंड भी पेमेंट किया जाएगा वो कौन होंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वाले, ठीक है। दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव वाले जिनका एरियर डिविडेंड लैप्स हो जाएगा वो नॉन क्यूमुलेटिव वाले, याद रहेगा, ओके। दूसरा कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास अधिकार होगा, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कंपनी उनको दो ऑप्शन देगी, या तो तुम इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओ या तो तुम अपना पैसा लेके चले जाओ, ठीक है। जैसे उसमें दिखाया था, कोई लड़की है जिसके साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा है, ठीक है, उसके साथ तुम शादी ब्याह करने का सोच रहे हो, तो तुम जब शादी ब्याह करने का सोच रहे हो तो दो ऑप्शन आएगा। घर में मम्मी पूछेगी सुनो तुमको यही पसंद है, अब मान लो मम्मी अगर अच्छा ऑप्शन तुमको दे देगी, तुम क्या बोलोगे सामने वालों को, देखो मम्मी तुमको दो ऑप्शन दे रही है, तुम जाके सामने वालों को दो ऑप्शन दो, देखो ऐसा है या तो तुम मेरे से ब्याह कर लो या तो तुम चली जाओ, ऑप्शन दे रहा है। वो कौन है, बाहर वाला पर्सन। जैसे ही वो राइट एक्सरसाइज करेगा तो क्या बन जाएगा, घर वाली या घर वाला, वट एवर इट इज, जिसके सेंस में देख लो आप, ठीक है। तो जैसे ही राइट एक्सरसाइज करेगा क्या बनेगा, इक्विटी वाला। पहले कौन था, प्रेफरेंस वाला। अब बोला नहीं हम ब्याह नहीं करेंगे, हम तो जा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, चला गया, मतलब बाहर वाला ही रह गया। तो वैसे ही क्या है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वाला, ठीक है। अगर मान लो कन्वर्ट होने का मन है, उसको ऑप्शन मिलेगा, कन्वर्ट हो या पेमेंट लेकर चला जा। कन्वर्ट होने का मन है तो कन्वर्ट हो गया, नहीं पेमेंट, कन्वर्ट होने का नहीं मन है, पेमेंट लेकर चला गया, क्या लगेगा, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। राइट्स ऑप्शन दोनों होता है। नॉन कन्वर्टिबल कोई राइट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, जब तक कॉलेज में थे तब तक रिश्ता है, और जैसे ही कॉलेज से निकले मम्मी सुंदर लड़के देके ब्याह कर दे कि हम तो चले, ठीक है, यहाँ हमारी मम्मी नहीं मानेगी, ऐसा बोल के चले आएंगे हम लोग। मतलब कोई राइट नहीं है कन्वर्ट होने का, मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर वाला कभी इक्विटी वाला बनेगा नहीं। तुम्हारा 30 साल 35 साल का वो टर्म पूरा हुआ, तुम उसको पैसा लेकर के जाओ। उसके बाद क्या है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, इस पर लिखवाया नहीं था क्या मैंने, छुट्टी हो गया था, अच्छा ठीक है। पार्टिसिपेटिंग
नॉन पार्टिसिपेटिंग, आजा पार्टिसिपेटिंग में आ जाना। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होल्डर का होता है, मैं एक स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ, पहले सुनो। जैसे कंपनी का ना पैसा कहाँ जाता है, कैसे आता है, सुनो। जैसे मान लो ये सेल्स है, सेल्स में से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुआ बना कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस होता है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो फिक्स कॉस्ट माइनस हो गया इसको बोलते हैं पीबीआईटी, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर माइनस होता है इंटरेस्ट, तो आता है पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस होता है टैक्स, तब आता है पैट। अब ये जो पैट है ना, यही असली प्रॉफिट है। अब प्रेफरेंस वाला को पेमेंट होगा ना जिस दिन, वो इस पैट में से पेमेंट होता है। जैसे मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड को पेमेंट करना है, तो पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट हो गया। अब जो पैसा बचा उसको बोलते हैं EAESH, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नाउ ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है ना, अब इसमें से क्या होगा, कंपनी इक्विटी वालों को पेमेंट करेगी। जैसे मान लो ये 4 लाख आया, ठीक है, ये 4 लाख रुपए आया, तो इक्विटी वालों को मान लो उसने 3 लाख पेमेंट किया और 1 लाख बचा लिया। ये जो 1 लाख कहलाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व्स। और ये 3 लाख क्या होगा, इक्विटी डिविडेंड। ऐसा इक्विटी डिविडेंड, समझा क्या। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से पेमेंट का कहानी इस तरह से। अब तुम समझो, ये जो पीबीटी है ये लॉस में चला जाए, ये नेगेटिव हो जाए, मेरे को पता नेगेटिव होगा तो टैक्स लेगा गवर्नमेंट, क्या नहीं लेगा। अब जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं लिया, ये भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ चला आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हुआ, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या इसको पेमेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जब ये अब क्योंकि यहाँ से पेमेंट ही नहीं होगा, तो याद रहेगा ना कि पेमेंट क्यों नहीं होता है, ये रीजन है उसके पीछे पेमेंट नहीं हो, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो अब क्या है, अब तुम समझो ये मैंने क्यों समझाया, ये बात समझो। यहाँ जो 1 लाख बचा ना, ये 1 लाख, ये क्या बचा, रेसिडुअल प्रॉफिट। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस वाला क्या करेगा पता है, वो बोलेगा देखो हम अपना डिविडेंड तो ले लिए, ठीक है। जैसे घर में 2 भाई है, छोटा वाला भाई को पहले मिल जाता है खाने का, वो जल्दी जल्दी खा लिया, फिर बड़ा भाई में भी आके खाएगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो पहले प्रेफरेंस वाला अपना डिविडेंड ले लिया, उसके बाद इक्विटी वालों को मिलने के बाद जो पैसा बचा उसमें भी आके लेगा वो पैसा, इसमें भी लेगा, वही से 1 लाख वही पैसा लेगा वो। इसको बोलते हैं क्या, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, याद रहेगा। तो पार्टिसिपेटिंग है तो कंपल्सरी देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब उसको पार्टिसिपेटिंग है ना, तो उसमें 2% 4% देगा, मतलब पूरा नहीं देगा उसको, 2-5% दे दिया, वो पहले से डिसाइडेड रहता है कि इतना परसेंट आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा, पूरा नहीं देगा, कंपनी रिजर्व रखेगा, ठीक है, याद रहेगा तो। अच्छा, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जो ये नहीं करेगा वो नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्लियर कट। चलो आ जाओ, लिखो ना प्लीज। आफ्टर गेटिंग डिविडेंड ऑन रेगुलर बेसिस कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स रेसिड्यू, रिमेन्स रेसिड्यू मतलब जो बच जाता है वो, तो उसको हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इस वाला टर्म को ना याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछेगा हो सकता है। 6 नंबर, वहीं से लिखना स्टार्ट करो, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, लिखो ना प्लीज, लिखो दिस। आज वाला क्लास ये डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर डू नॉट गेट एनी डिविडेंड ऑन सरप्लस प्रॉफिट, ठीक है। दे ओनली गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दे ओनली गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। देखा,
3 नंबर आ जाओ। देखो यहाँ हमने ना ABCD करके लिखा है, तो पहला वाले में 2, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 2, अभी लास्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी दो तरह का पार्टिसिपेशन, दो तरह का टाइप होगा। रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, दोज शेयर्स amount of which is paid back after a certain period of time, amount of which are paid back after a certain period of time, फुल स्टॉप। अच्छा, मैंने बोला था कि देखो कंपनी मैक्सिमम कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, 20 साल के लिए। लेकिन अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कंपनी होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी होगी, वो मैक्सिमम कितने साल के लिए इशू कर सकती है, 30 साल के लिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया था मैंने, ये जो मेट्रो है ना बना है, तो इसमें 3-4 कंपनी मिलके बनाती है। इन लोगों का कैसे काम होता है, मान लो 5 किलोमीटर बनाएगी L&T, फिर 3 किलोमीटर बनाएगी एफकॉन, फिर 3 किलोमीटर ब्रिज एंड रूफ बनाएगी। ऐसे करके कंपनीज बनाती हैं। तो एक साथ सारी कंपनीज को नहीं देते हैं लोग टेंडर। ठीक है, इसके पीछे 2 रीज़न होता है। एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क, तुम सारा काम एक ही आदमी को दे दोगे, ठीक है, तो क्वालिटी ख़राब कर देगा। मेट्रो अंदर से चल रहा है, पता चला पानी आ गया, ठीक है, ऐसा दुर्घटना हो गया। ठीक है, तो ये सब क्यों होगा, क्योंकि ख़राब कर देगा काम। तो अलग अलग सारी कंपनीज को देते हैं। और पता है तुमको, अगर ऐसा कोई भी दुर्घटना होता है ना, तो जो कंपनी ये काम कर रखे उतना पार्ट का, वो कंपनी को ये लोग बंद कर देगा पूरी तरह, मतलब भयंकर तरीके से बंद कर देगा। जैसे ना दिल्ली में ना एक तो मेट्रो का ब्रिज गिर गया था 5 से 6 साल पहले, मतलब कंस्ट्रक्शन में ही था लेकिन गिर गया था उस टाइम पे। तो गिरने का रीज़न और जो कंपनी काम किया है उन सबको पूरी तरह पेनलाइज करेगा ये लोग। रीज़न बिंग, अब ऐसा क्यों करता है कि कंपटीशन बढ़े, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आए। और दूसरा, अगर मान लो कोई कंपनी खराब काम करता है, हम उसको हटा भी सकते हैं। पूरा का पूरा अगर काम एक ही को दे दे, तो उसको हटाने जाएंगे, दूसरी कंपनी खोज के कहाँ से लाएंगे। तो छोटा मोटा काम तो है नहीं भाई। ठीक है, 5-5, 7-7 साल लगता है, और एक कंपनी पूरा का बहुत बड़ा काम, इससे बहुत बड़ा काम होता है, इससे बहुत तरह का चीज़ लगता है। तो भाई अगर अब 2-3 कंपनी होगी, तो मान लो कोई 3 किलोमीटर खराब किया, तो उसको उसी दिन से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे, नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। समझ रहे ना, ऐसा करके। तो ये जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, अब वो एक तो ब्रिज बनाएगा, तो ब्रिज में नहीं कि भाई 1 किलोमीटर का ब्रिज तो 500 मीटर हम बनाएंगे 500, वो एक ही कंपनी बनाएगी। लेकिन कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट रहा इंफ्रा वाला, मतलब जो भी उस केस में क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट से बांट देते। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो कंपनी से L&T है, ठीक है, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिज बनाती है, टनल्स बनाती है, ये सब में। तो अगर वो कंपनी चाहती है पब्लिक से पैसा उठाना और प्रेफरेंस शेयर के थ्रू उठाना चाहती है, तो वो 30 साल के लिए इशू कर सकती है। ठीक है, ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ, इधर नहीं लिखा हुआ। तो वो 30 साल के लिए इशू कर सकते हैं। लेकिन कोई नॉर्मल कंपनी है, जैसे मान लो कोई एज सच एमी कोई कंपनी है विदाउट उसके, तो वो 20 साल के लिए इशू करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स। याद रहेगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, थोड़ा डीप डाउन क्वेश्चन होता है, पूछेगा नहीं आज तक। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 8 नंबर इरिडीमेबल। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, जिनका पैसा हम पेमेंट ही नहीं करेंगे। तो पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या सर पूरा पैसा पड़ा हुआ रहेगा क्या, कोई मेहमान आया और जन्म भर यहीं रह गया, होता है, कभी कभी होता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकली ऐसा पहले होता था। मैंने बोला था ना उस दिन कि 1988 या 1987 में एक अमेंडमेंट आया था। उस अमेंडमेंट के बाद से ये चीज बंद हो गया, मतलब कंपनी लॉ में सरकार ने बंद कर दिया। सरकार बोले कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का अलाउड ही नहीं किसी को भी। तो आज के जमाने में कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन पक्का आएगा, एकदम गारंटेड है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता। तुमको अगर लिखना होता ना एग्जाम में, तो हम तुमको ऐसा लिखवा देते कि वो किसी के पास नहीं है।
क्योंकि वो अमेंडमेंट है ही नहीं अभी, ठीक है। तो क्या है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पे कैसे आएगा, पहला इरेडियल प्रेफरेंस शेयर्स, जो पैसा वापस नहीं करता है कंपनी का, वो हो गया। दूसरा, अगर वापस नहीं करता तो कभी तो वापस करेगा ना। देखो, जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो क्या होता है, सबका पैसा वापस होता है, तो उस टाइम पे वापस हो जाएगा। तीसरी बात, आज कोई भी कंपनी इरेडियल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का राइट नहीं है किसी के पास। तीन चीज से ही क्वेश्चन आएगा, तीन लाइन से ही क्वेश्चन आएगा, गारंटेड है, फिक्स एकदम। लिखो ना प्लीज, दो शेयर्स whose amount of which, whose नहीं लिखना, amount of which is not repaid, is not repaid except in case of winding up, winding up। ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप मतलब कंपनी डूबेगी तब जाएगा, पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और छोटा छोटा दो तीन हैशटैग लिख लो इसके नीचे। पहला, नॉन इंफ्रा कंपनी, नॉन इंफ्रा कंपनी 20 ईयर्स, इंफ्रा कंपनी 30 ईयर्स। इजी, इस लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो लाइन लिख, एक्सेप्ट वाला है, और एक लिख लो, एक और हैशटैग डाल लो। नाउ नो कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सॉरी इरेडियल प्रेफरेंस शेयर, इरेडियल प्रेफरेंस शेयर। मैंने शेयर्स वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ाया, ठीक है। अब मैं थोड़ा कंपनी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं से ही पूछेंगे उनके अपने हिसाब से, तो मैं वो सारे के सारे कंटेंट इसमें कवर कर रहा हूँ जो कि पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिखो ना, एक बार हेडिंग डालो, कंपनी। ऐसा लाइन देख लिखना, जनरल आउटलाइन, मतलब कंपनी के बारे में जनरल आउटलाइन है, कंपनी के बारे में जनरल आउटलाइन है। कंपनी जनरल आउटलाइन। सुनो, अब एक एक करके लिखते हैं इसमें, हाँ। पहला नंबर डेफिनेशन, कंपनी का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो ना। कंपनी का डेफिनेशन में कंपनी है क्या, एक बार लिखना फिर समझाता हूँ। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल कॉमा ज्यूरिडिकल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील।
तो कंपनी का अगर फीचर बोले तो तुम लोग ऐसा बचपन में पढ़ा ही होगा, कंपनी के फीचर में क्या क्या चीज़ आ जाएगा? कंपनी के फीचर में आएगा कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, याद रहेगा, लीगल एंटिटी। उसके बाद कंपनी के पास में क्या है? कॉमन सील होता है, इसका मतलब है सिग्नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है। उसके बाद में कंपनी का लाइफ होता है वो परपेचुअल होता है, परपेचुअल। ये 3 से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। परपेचुअल का मतलब होता है इनफाइनाइट। कंपनी का लाइफ इनफाइनाइट होता है, मतलब कंपनी जैसे होता है ना, एक लैंग्वेज है कि मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी विल स्टे फॉर एवर, ठीक है। जैसे वो अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि राजनीतिक पार्टियां आएंगे जाएंगे, बस ये देश रहना चाहिए, वैसे ही है। चलो पहला चेंज करना, लिखना बी नंबर। इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया? देखो लिखना, कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी जो है एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? बाई COI, COI का फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अच्छा भैया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो कौन देता है? ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, TRAR रहेगा, ऑफ कंपनीज। तो इन सब से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है वो। अब देखो एक और चीज़ है, यहाँ ना एक ऐसा हैशटैग दे देना, फिर एक नीचे ऐसा हैशटैग देना, लिखना कंपनी इज रन बाय मतलब कंपनी चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? एजेंट ऑफ द कंपनी, एजेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। एक और लाइन लिख लो, प्रोड्यूस, सुनो, डायरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 3 तरह से पूछेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी कौन चलाता है? BOD, ठीक है। अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? मतलब उसमें बहुत सारे लोग जो कंपनी मिलकर चलाते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा उनको एजेंट ऑफ द कंपनी बोलते हैं, और कंपनी के साथ उनका फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। मतलब वो कंपनी के साथ कोई धोखा नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया। एक छोटा सा हैशटैग और देना, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। जैसे मान लो अगर कंपनी का मेंबर कोई भी अगर मर गया या फिर पागल हो गया, तो कंपनी बंद नहीं होगी, दूसरा मेंबर अपॉइंट किया जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। बट द मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी विल स्टे फॉर एवर, याद रखना ये बात। कंपनी विल स्टे फॉर एवर।
हो गया। सेपरेट फॉर्मेट्स मेंबर मतलब कि कंपनी, अच्छा ठीक है, कंपनी और मेंबर अलग अलग लोग हैं, मतलब कंपनी का कोई भी एक्ट से मेंबर को फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर के कोई भी एक्ट से कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कंपनी के बारे में हुआ। अच्छा, शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया ना हमने, लिखो ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें भी क्या है, आपको पूरा नहीं पढ़ना, जो पूरा वाला पार्ट है वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में है। इसमें आपको जनरल आउटलाइन पढ़ना जो परीक्षा में पूछने का चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो पार्ट में पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, हाँ, इंट्रो पार्ट इशू ऑफ शेयर्स में। सुनो ना, एक चीज तो और लिख लो ना एक बार, यहाँ पे एक एक हैशटैग और लिख लो तो, कॉमन सील इज ऑप्शनल। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। हाँ, नहीं नहीं, कॉपी नहीं कर पाएगा। जैसे सरौता देखा है, सरौता सुपारी कटता है, सरौता जैसे सुपारी कटता है, तो कॉमन सील कैसा होता है देखने में, सरौता जैसा होता है। जैसे हाँ हाँ, ये सरौता ऐसे कैंची ऐसा होता है, तो एक क्या रहेगा, एक इधर चिपका हुआ रहेगा और एक इधर चिपका हुआ रहेगा। ठीक है, अब वैसे मान लो इस पे ना कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटेड है, तो कंपनी का नाम उस पर इम्प्रिंटेड होगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर लगाना हो तो लोहा का जो होता है उसको खाली बस ऐसा कस के प्रेस करेंगे तो वो छप जाएगा ना, अगर इसको प्रेस करेंगे कोई भी कागज पे तो वैसे वो इम्प्रिंट हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। अच्छा, वो कब लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कोई हुआ या फिर जैसे कानून बोला कि ये डॉक्यूमेंट में लगना चाहिए, ठीक है, तो लगा। जैसे एक बार हम पहली बार अपना लाइफ में कॉमन सील कब देखे, कंपनी को लोन लेना था बैंक से, तो कंपनी लोन ले रही थी, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो साइन वाइन करना होता है, तो उसमें लिखा था क्लॉज में कि कॉमन सील भी अटैच करना है। अब कॉमन सील सब खोज रहा है, तो क्या, मैंने एक तो प्यून था जीतू, ठीक है, तो आपको बोला भैया ये कॉमन सील, क्या बोरा यार ला के दे रहा है तुम, ऐसा गंदा चीज ले जाओ उधर, बोला ये कॉमन सील है। बोले क्या कॉमन सील है, वो खोले उसमें देखे कॉमन सील, लोहा का इतना बड़ा सरौता था, बोले सरौता है मुझे सुपारी थोड़ी काटना है, हाँ कत्था चुना भी ले आओ, बोले कॉमन सील है भैया, आप नहीं देखे होंगे, यही कॉमन सील, हमसे सब यही मांगते हैं, यही चला के मारते हैं सबको। बोला ठीक, तो ये कॉमन सील दिया हमको ऐसे करके, और बोला कि देखिए कुछ करना रहता, आपको खाली सब प्रेस करना होगा, बस लगा लेते। बोले ठीक है, हम प्रेस के कागजे फाड़ दिए। फिर दूसरे दिन फिर दूसरा नया कागज आया बैंक में, तब वो बोला हाँ आप मत करिए, आपसे ऐसा हो जा रहा, वो अपने से खुद किया, तो उसको ऐसा लपेट के रखता था। अब कंपनी में जो 2015 में जुलाई महीना में कोई अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके अनुसार उस टाइम पे सरकार बोला कि देखो ऐसा है कि आप कॉमन सेल कंपलसरी नहीं है, ठीक है, क्या पता हो सरौता वाला कोई किसी को चला के मार दे, तो कॉमन सेल कंपलसरी नहीं है, अब क्या है, ऑप्शनल है। तो ये परीक्षा में अगर क्वेश्चन आया कि नहीं क्या कॉमन सेल कंपलसरी है क्या, जी नहीं, ऑप्शनल है। इफ यू वांट टू हैव कॉमन सेल देन इट इज ओके, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सील जरूरत नहीं लगेगा। तो कॉमन सील नहीं रहेगा तो जो डॉक्यूमेंटेशन में कॉमन सील लगना होता है उस पर क्या लगेगा, सर ये आपके सिलेबस से बाहर गया, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे बीच बीच में कभी कुछ ऐसा चीज याद आ जाएगा जो ऐसा जरूरी होगा तो मैं लिखवा देंगे। नाउ इशू ऑफ शेयर्स, अब थोड़ा चीज समझो, ठीक है, ध्यान देना, इस पे खाली इंट्रो पढ़ाऊंगा, यही जो चीज आज इंट्रो पढ़ाऊंगा वही चीज मैं क्लास, कौन सा क्लास में, 12, हाँ, इसके बाद वाला सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, पता नहीं चलता ना कौन सा लेवल को कितना पढ़ाना है, तुमको पता है, बताया था ना एक बार कि कोई बैच आया उसको हम फाउंडेशन में कुछ पढ़ा रहे थे, और कोई बैच आया वही चीज़ हम कंटिन्यू कर दिया, 10-12 मिनट 15 मिनट पढ़ने के बाद बोला भैया ये तो पढ़ा नहीं, नया चीज चालू किया, मतलब सिलेबस में ही नहीं था, जबकि वो समझ रहा है, 15 मिनट पढ़ा दिए। तो एक तो बच्चा बोला भैया ये नया चीज चालू किया, हमने नहीं, तो कल पढ़ाए थे ये पढ़ा रहे हैं, बोले तो पढ़ाए नहीं थे ये पढ़ाए थे, हम बोला तो कौन सा क्लास में, तो बोला 12 में, हम बोला गुड, बंद करो इसको, गलती हो गया हमसे, सॉरी शक्तिमान। तो ये समटाइम्स इट हैपेंस। आ जाओ, खैर अभी सुनना, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उधर ही पढ़ाऊंगा इंट्रो वाले पार्ट में ना, व्हाट इज शेयर्स। आपको सबसे पहले पता है कि शेयर्स का मतलब क्या होता है भैया, एक आप भी निकाल दे तो कुछ निकलेगा ही, और कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। है, मेरे पास भी है वही वही नोट जो तेरे पास है, मेरे पास भी है, क्या समझ रहा है, मेरे पास लाल वाला भी है,
और नहीं दिखाएंगे, यही दो है। और उधर बैग मत रखो, अनुज बैठा है पीछे, रखवाली कर देगा बैग का। सुनाई नहीं दिया, चलो। विद्या माई है, सुनो। नहीं नहीं, वो लड़का लड़के नंबर ले आता है। कितना नंबर दिया था वो तेरे को जब लड़के नंबर ले आता? तो 17 था पहले, उसके बाद कितना हुआ? 34 35 कितना आया था? 30 दिया था, देखा? नहीं, उसे क्वेश्चन चेक कराया गया, सब क्वेश्चन सही था उसका, बेचारा को नंबर गलत दे दिया। सुनो, शेयर्स क्या होता है आपको पता है? शेयर्स मतलब यूनिट कैपिटल ऑफ कंपनी। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी दो तरह की होती है, सबको पता है ना, प्राइवेट और पब्लिक। ध्यान से सुनना है था, ये अलग कहानी। प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? लॉ के हिसाब से नहीं समझेंगे। प्राइवेट कंपनी बस इतना समझना कि वो कंपनी जो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। जैसे आप लोग है ना शेयर मार्केट वगैरह सुनते होंगे, आईपीओ, शेयर मार्केट, ये सब क्या होता है? पब्लिक से पैसा मांगने वाला कहानी है। प्राइवेट कंपनी क्या होगी? जितने डायरेक्टर्स के साथ में कंपनी रजिस्टर हुई है उतने ही लोगों से पैसा वैसा ले सकती है, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल से पैसा मांग सकती है। पब्लिक से आकर के हल्ला करके पैसा नहीं मांग सकती। आप समझो, पब्लिक कंपनी। जैसे मान लो बीच में जोमेटो वगैरह कोई का आईपीओ, आईपीओ समझता तुम लोग? बच्चों ने पढ़ा भी होगा क्लास 11 में, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कहीं ना कहीं। ठीक है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। आईपीओ का मतलब होता है किसी कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना, बढ़ाना है। तो उसको मान लो 10,000 करोड़ रुपए का जरूरत है, ठीक है, ऐसा। तो इतना पैसा बैंक लोन नहीं देगा, मान लो उसको नहीं दे रहा है, बैंक को भरोसा नहीं, बोला पैसा लेके भाग जाएगा, हम नहीं देंगे। बोला तुमको हम मैक्सिमम 2,000 करोड़ दे देंगे, जाओ तुम्हारा जो एसेट वैसेट है वो गिरवी रख के ऐसा दे देंगे। इसको और 8,000 करोड़ कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा? पब्लिक के पास जाएगा, बोलेगा आप मेरे पे भरोसा करिए और मैं आपके पैसे को डबल करके दूंगा। ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, पीएल देखिए, सब कुछ देखिए, बताइए कंपनी कैसी है, ठीक है कि नहीं है, और आपको समझ में आए तो पैसा लगाइए। तो कंपनी को चाहिए 8,000 CR पैसा, और बोला एक शेयर का प्राइस है 400 रुपया, ठीक है, मतलब 200, 4 दुनिया 8, 200 CR क्या है? शेयर है, ठीक है, 200 करोड़ शेयर है। अब उस पर 400 रुपया करके 8,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। अब कंपनी इसको इशू कैसे करेगी? सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते प्रोस्पेक्टस मांगने आते हैं, उसमें क्या लिखा होता है? सब कोर्स का डिटेल, इंस्टीट्यूट के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वैसे ही कंपनी जब सबसे पहले शेयर इशू करती है तो कंपनी को कंपनी एक्ट में बोला हुआ कि भाई तुम प्रोस्पेक्टस इशू करो। उसमें क्या रहेगा? बहुत डिटेल होता है उसमें। खैर आपको बस काम का एक दो डिटेल बताता हूँ जो आपके काम का है। कंपनी का उसमें जो कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेगा वो लिखा हुआ रहेगा, और कितने रुपए का एक शेयर होगा ये लिखा हुआ रहेगा, प्लस ये जो पैसा आएगा इसका एंड यूज क्या होगा, यानी एंड यूज ऑफ मनी क्या होगा, ये भी लिखा रहेगा। और वैसे प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाता है प्रोस्पेक्टस अगर मान लो ठीक ठाक से प्रिपेयर नहीं किया, या जो प्रोस्पेक्टस पे जो एक्सपर्ट साइन करता है अगर वो ठीक से प्रोस्पेक्टस पे साइन नहीं किया या फिर चेक नहीं किया चीजों को, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी में डिफरेंस है। क्रिमिनल लाइबिलिटी का मतलब जेल भी होगा, हर जाना भी जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगा, मर्डर के बराबर जैसा होता है ना, मर्डर, वैसा क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगा वो। तो प्रोस्पेक्टस सबसे पहला डॉक्यूमेंट इशू करेगा। और दूसरी बात, टीवी में, अखबार में पोस्टर्स वगैरह डाल करके कंपनी क्या करेगा? प्रचार करेगा कि देखो देखो हम शेयर इशू कर रहे हैं, तुम आओ हमारे शेयर को खरीदो, मतलब हमारी कंपनी में हिस्सा खरीदो और हमको पैसे दो, ऐसा। इसको बोलते हैं पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी पहली बार इशू करना चाहती है शेयर्स को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब आईपीओ, ठीक है। अच्छा, पब्लिक कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। प्राइवेट भी इशू करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी पब्लिक आम जनता को शेयर इशू करती है, समझ रहे ना? अच्छा, जैसे आप बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर आएगा फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसका होता है वो है सेकेंडरी मार्केट, ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसका नहीं होता वो प्राइमरी मार्केट। मतलब फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी इशू करना चाहती है शेयर, तो वो जो मार्केट में शेयर इशू करती है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब तुम बाथरूम से बैठे भी लैपटॉप से शेयर इशू कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ई इशू, ठीक है। मतलब अगर पहली बार कोई कंपनी शेयर इशू करे तो वो किसी मार्केट में इशू नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब वो इशू हो गया तो मार्केट में ट्रेड होगा, उसका नाम रहेगा शेयर मार्केट, समझ रहा है? ऐसा। इससे उधर भी एमसीक्यूज आएगा भैया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब सुनो, कंपनी इशू करने गई शेयर, सबसे पहले क्या इशू करेगी? प्रॉस्पेक्टस, याद रहेगा सबको। उसके बाद क्या करेगी? एडवर्टाइजमेंट करेगी। एडवर्टाइजमेंट मतलब कैसे करेगी? टीवी में, अखबार में, ये सब जगह एडवर्टाइजमेंट करेगी, ठीक है। अब पब्लिक आएगा शेयर लेने के लिए, ठीक है। तो पब्लिक क्या करेगा? अच्छे से मान लो कंपनी ना, कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 1 लाख। तो कंपनी 1 लाख शेयर इशू करेगी या कर सकती है, ये कौन डिसाइड किया पता है? ये डिसाइड किया कंपनी का मोआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इतना बड़ा कौन बोलेगा था? जीव लड़बड़ा जाता है मेरा, ठीक है।
मुआ, ठीक है। मुआ का मतलब क्या होगा, पढ़ा होगा बचपन में, बिजनेस स्टडीज, क्या पढ़ा, बोल, देखा, बोल लो, पढ़ा, कुछ पढ़े आप, नहीं, गुड, सौरभ बोलेगा, शर्माओ मत, मतलब अभी डंबल चला के मार देगा तो मेरा टैलेंट निकल जाएगा, तो तब बोलेगा भैया अच्छा ठीक है, ठीक है। सुनो जरा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, अपने जितना बात है काम का उतना ही करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब कंपनी ना इनकॉर्पोरेट होती है ना, ये क्या है, इनकॉर्पोरेशन, जब सीओआई मिलता है कंपनी को, तो कंपनी को मेमोरेंडम यानी मुआ और ओआ फाइल करना पड़ता है, किसको, आरओसी को। तो मुआ में लिखा होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, ठीक है। मुआ में लिखा होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विथ विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, कॉल्ड व्हाट, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। तो कंपनी को कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है, वो कंपनी कौन से डॉक्यूमेंट में जाकर चेक करेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तुम कोई भी कंपनी का वेबसाइट में जाकर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला सेक्शन में जाएगा, वहां तुमको मुआ और ओआ मिल जाएगा। एयरटेल का वेबसाइट में भी चला जाओ, एयरटेल.in, उसके वेबसाइट में जाकर चेक करोगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले सेक्शन में नीचे में ग्राउंड में रहता है, वहां पे आप क्लिक करोगे, आपको दिख जाएगा मुआ और ओआ, आप वहां से डाउनलोड करके उनका मुआ ओआ पढ़ सकते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है। तो मुआ में क्या लिखा रहता है, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर्स विथ विच कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड। क्या, फिर से बोलो, ओ भाई, नंबर ऑफ शेयर्स विथ विच कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड, फिर से बोलो चेंज करके, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी कैन इशू, वो कहां लिखा रहता है, मोआ में, उसको क्या बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। तो अगर मान लो कंपनी ना 1,00,000 शेयर से रजिस्टर्ड है, तो कंपनी मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है, 1,00,000। सर कंपनी का 1,00,000 से ऊपर शेयर इशू कर सकती है, यस कर सकती है। उसे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा। मतलब मेमोरेंडम में ना बहुत सारा क्लॉज होता है छोटा छोटा, जैसे कैपिटल क्लॉज कि कितना कैपिटल रख सकते हैं, बिजनेस क्लॉज, ठीक है, किस तरह का बिजनेस करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ब्रांच वाला क्लॉज, ऐसा सब रहता है। तो कैपिटल क्लॉज को चेंज करेंगे, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम बोलते हैं, कैपिटल क्लॉज चेंज होगा और चेंज होने के बाद कैपिटल को आप बढ़ा सकते हैं, ये होता है, ठीक है। अच्छा, वो भी कैसे चेंज होता है, तो वो फिर से छपाना पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं करना, प्रिंट आउट निकालने का, इसको काटने का जैसे करके और चिपका देने का, चिपका के वो पेज को स्कैन करने का और उसी की वेबसाइट में अपलोड कर देने का और सीए से साइन करा लेने का, हो गया, और वहां पे जाकर फीस जमा कर देने का, अपडेट हो गया, समझ रहा है। ऐसा ये प्रैक्टिकल चीजों का मतलब ही नहीं है। आओ, तो मोआ में क्या लिखा होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विद विच द कंपनी हैड बीन रजिस्टर्ड। अब देखो, मान लो 1,00,000 शेयर है जिससे कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर हो गई, तो कंपनी चाहे तो 1,00,000 शेयर इशू कर सकती। कंपनी ने क्या बोला, देखो मैं 90,000 शेयर इशू करूंगी, 90,000 शेयर, और एक शेयर का प्राइस मान लो 10 रुपया, चलो माना हमने 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपये इशू किया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो जिससे रजिस्टर है कंपनी वो क्या है, 1,00,000, इसको क्या बोलेंगे, ऑथोराइज कैपिटल। सुनो, ऑथोराइज कैपिटल खाली क्या होता है, दिखाने के लिए होता है। जैसे हाथी जो दांत होता है, उससे हाथी को कभी खाते देखा है क्या, नहीं, वो खाली खूबसूरती है हाथी का, ठीक है। वैसे ऑथोराइज कैपिटल क्या है, सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पज के लिए होता है, दिखाने के लिए, ठीक है। खाने के लिए अंदर अलग से दांत है, ठीक है। आओ, कंपनी उस 1,00,000 शेयर में से 90,000 शेयर इशू कर देगी। नाउ 90,000 शेयर किसको इशू कर रही है, पब्लिक को, पब्लिक को इशू कर रही है, इसको बोलेंगे क्या, इशूड कैपिटल। पहला डेफिनेशन याद हुआ क्या, ऑथोराइज कैपिटल डेफिनेशन क्या होगा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विथ विच द कंपनी हैड बीन रजिस्टर्ड, ऑथोराइज कैपिटल। और रजिस्टर कहां पे, मोआ में, ठीक है। इशूड कैपिटल, इसको ना ऐसे करके याद करना पड़ेगा, इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच हैज बीन इशूड टू द पब्लिक। मतलब सर ये इसी का पार्ट है ना, तो सिंपल डेफिनेशन बनाने के लिए ऑथोराइज कैपिटल का डेफिनेशन हो गया, इशूड कैपिटल का, दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच हैज बीन इशूड टू पब्लिक। अब पब्लिक को इशू किया कितना, 90,000 शेयर। पब्लिक बोला अच्छा ठीक है, हम 85,000 शेयर ही लेंगे आपसे, ठीक है। पब्लिक मतलब 1 करोड़ पब्लिक बोला 85,000 शेयर ही लेंगे, बाकी 5,000 हम नहीं लेंगे। अब देखो, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। जैसे आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वैसे बोलते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 85,000 क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगा भैया, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सब्सक्राइब किया। अब सुनो, एक शेयर का प्राइस कितना, 10 रुपया। अब यहां पे इंटू 10 यहां भी होगा, अगर वो इतना रुपया पूरा पेमेंट कर देता है, कितना होगा, 8 लाख, 8.5 लाख होगा ना। अगर वो पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, इसका मतलब पूरा पैसा आ गया सब्सक्राइब कैपिटल, और वो पे कर दिया, पेड अप कैपिटल बन गया।
लेकिन अगर इसी में से हमको 85,000 इंटू 8 मिला, खाली 2 रुपया नहीं मिला, वो लोग दिया ही नहीं, तो 85,000 इंटू 8 मिला मतलब 2 रुपया नहीं दिया, मतलब 85,000 इंटू 8 680, 6,80,000 रुपया। पेड अप कैपिटल कितना होगा? पेड अप कैपिटल का मतलब हो गया वो पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन पेड बाय द पब्लिक, विच हैज बीन पेड बाय द पब्लिक। ठीक है, अब देखो, अभी डेफिनेशन एकदम फटाफट फटाफट आएगा। कैसे आएगा? सबसे पहले क्या आता है? ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या हो गया? इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज विथ विच द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड। कहां रहता है? मुआ में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब ऑथराइज कैपिटल में से क्या आएगा? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या हो गया? इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज बीन इशूड टू पब्लिक। ठीक है, अच्छा, ये जो दैट पार्ट ऑफ कैपिटल बोल रहा हूं किससे होगा? ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है ये। अच्छा, ये जो 90,000 शेयर इशू हुआ, इशूड कैपिटल हो गया। अब इसमें से क्या होगा? लोग सब्सक्राइब करेंगे, मतलब आएंगे, पैसे देंगे, शेयर को सब्सक्राइब करेंगे, तो इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। क्या कहलाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो ना, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से, ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से भी कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया, तो जो नहीं किया वो अनपेड कैपिटल हो गया, जो पेमेंट किया उनको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। तो ये डेफिनेशन से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाएंगे। लिखो फटाफट जल्दी से, क्विकली। लिखो ऑथराइज कैपिटल। इज द कैपिटल with which the company has been registered. It is the capital with which the company has been registered. The company has been registered. It, it is stated in the memorandum. ठीक है, एक लाइन और लिखना। It is for disclosure purpose only. Disclosure. It is for disclosure purpose only. Disclosure purpose only. जो समझ नहीं आना पूछ लेना भाई। हाँ, मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट है इसमें। पहला लिखा हुआ इट इज द कैपिटल विद विच द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड, दूसरा लिखा हुआ इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, एंड तीसरा लिखा हुआ इट इज फॉर डिस्क्लोजर पर्पज ओनली। ठीक है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है और कोई काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना इसमें, पूछने का पूछेगा वो लोग। इट इज ऑल्सो, ओ भाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेटेड। हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। हाँ, भैया बोलेंगे इसलिए कुछ पूछ के उनको फंसा देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, याद हुआ? अच्छा, इस ये जो लिखवा रहा है ना, इससे क्वेश्चन फिक्स, एकदम फिक्स से पूछेगा, एकदम फिक्स। दूसरा, ऑथोराइज के बाद कौन सा आता है? इशूड। ऑथोराइज के बाद इशूड, इशूड कैपिटल।
इसमें ना एक छोटा सा सवाल भी करा दूंगा, अगर मान लो सवाल गलती से पूछ लिया तो। और एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखो पहला पॉइंट, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल which has been issued to public. It is that part of authorized capital. अब उसका बड़ा कौन लिखेगा? It is that part of authorized capital which has been issued to public, है ना? याद रहेगा तो मेरे को बताओ ना, ये जो इशूड कैपिटल है ये क्या ऑथोराइज कैपिटल से एक्सीड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जितना तुमको परमिशन मिला है कि भाई तुम 10 बजे तक घर में आ जाना, तुम क्या 11 बजे तक रहोगे क्या? फिर तुम नहीं रहोगे, यही तो। इट कैन नॉट एक्सीड ऑथोराइज कैपिटल। इट कैनॉट एक्सीड ऑथोराइज कैपिटल। याद रहेगा? ओके। नेक्स्ट, कॉल्ड अप कैपिटल। लिखो ना, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which has been called up by company for payment। जैसे कंपनी का ना शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, समझो, तो कंपनी क्या करती है, उसको ना इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। ये सब कुछ अगले वाले सेमेस्टर में फिर भी थोड़ा बहुत समझाता हूँ। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है, दो 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 ऐसा करके, तीन दो एक दो ऐसा करके मांगेगी पैसा, ठीक है। तो जितना पैसा वो मांग लिया अभी तक 10 रुपए के, 10 रुपए में से उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। यानी इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी फॉर पेमेंट। भाई इतना मैंने मांगा, इतना दो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा 1 लाख रुपया ड्यू है आदर्श के पास में, ठीक है। जैसे सौरभ का आदर्श के पास 1 लाख रुपया ड्यू है, तो सौरभ जो आदर्श जो है अभी तक उसमें से 80,000 ही मांगा है, तो कॉल्ड अप कितना, 80,000। और सौरभ पेमेंट किया 70,000 खाली बस, तो पेड अप कितना हो गया, 70,000 रुपया। और मांगा कितना है, 80,000, तो कॉल्ड अप 80,000, पेड अप 70,000, ठीक है। बोलो कुछ नहीं देगा, सब बैड डेट हो जाएगा सर। गिन के 58 मिनट 48 सेकंड पड़ी हुई, अभी छुट्टी। आ जाओ, पेड अप कैपिटल। अभी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हुआ सर, अब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं किए हैं। क्या है, मजाक कर रहे थे हम? मजाक करने का चीज है। तूफान आया था, कहाँ थी तुम? बाहर नहीं थी ना? ये हमको बोली है कि भैया हम इसको पकड़ के लाए दीघा से, उड़ के वहां चली गई थी। बोली ताड़ के पेड़ पे ऐसा लटकी हुई, तो बोले तुम कहाँ इधर, तो हमसे पूछे तुम कहाँ इधर, बोले हम तो तुमको बचाने के लिए आए हैं। बोले ठीक है, ले चलो फिर। गुड, थैंक यू। इसलिए देखो दोनों साथ साथ कपड़ा पहन कर आइए। बोले मैचिंग मैचिंग, आज हम लोग चलेंगे, मैचिंग मैचिंग पहन के चलेंगे, आ जाना। ओ सखियां, तुम लोग का तो अलग चलता है, पता नहीं क्या। वो तो टेढ़ा बैठा भी है ताकि बोलने में प्रॉब्लम ना हो हमको। खैर चलो सुनो, पेड अप कैपिटल क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि 1 लाख ड्यू है, 80 मांगा, 70 दिया, तो 80 कॉल्ड अप हो गया और 70 क्या हो गया भैया, पेड अप हो गया, है ना। 70 क्या हो गया, पेड अप हो गया। लिखो ना, ये लास्ट है, उसका छुट्टी हो जाएगा, चिंता ना करो। इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल
विच हैज बीन पेड बाई शेयर होल्डर। ठीक है, तो बच्चों लोग आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तो तक अपना ख्याल रखो। बाय, गुड नाइट। बाई शेयर होल्डर, एस एच माने शेयर होल्डर।